नमस्कार इंडिजीनियस। चलिए आज नेपोलियन की बात करते हैं। नेपोलियन, जैसा कि मुझे और आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि ये अर्ली 19th सेंचुरी में फ्रांस का एम्परर हुआ करता था। पर क्या आप जानते हो कमाल की बात ये कि नेपोलियन फ्रेंच नहीं था। फिर आप में से कुछ लोगों को शायद ये लगेगा कि अगर नेपोलियन फ्रेंच नहीं था तो पक्का ये नेपाल से होगा। यकीन मानो, इसका नेपोलियन का नेपाल से कोई लेन देना नहीं है। तो फिर नेपोलियन अगर ना ही फ्रेंच था और नेपाली तो बिल्कुल भी नहीं, फिर वो कहाँ से था और वो फ्रांस कैसे पहुंचा तो पहुंचा, वे वहां का एम्परर कैसे बन गया। चलिए जानते हैं। नेपोलियन इस पर्टिकुलर जगह से था। यह एक आइलैंड है, इसे कोर्सिका कहते हैं। यह फ्रांस का ही हिस्सा है। वेट अ मिनट, फिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि नेपोलियन फ्रेंच नहीं था? सब्र करो, बताता हूं। जिस प्रकार एक जमाने में लाहौर इंडिया में हुआ करता था, उसी प्रकार एक जमाने में कोर्सिका फ्रांस में नहीं हुआ करता था। यह हिस्सा था जेनोवा का। अगर आपने कभी एटलास खोला होगा तो जानते होंगे कि दुनिया में इस नाम का कोई देश है ही नहीं। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत की। उस समय जेनोवा नाम का देश हुआ करता था, जो आज इटली का हिस्सा है। जी हाँ, मतलब नेपोलियन को फ्रेंच फ्राइज से ज्यादा पिज्जा पसंद। और आपको ये जान के अचरज होगा कि नेपोलियन की फ्रेंच उतनी ही अच्छी थी जितनी कि मेरी इंग्लिश। मतलब कि वो बस टूटी फूटी इंग्लिश, मेरा मतलब फ्रेंच बोला करता था। कोर्सिका की ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन थी। नेपोलियन बड़ी ही अच्छी इटालियन बोलता था। तो चलिए अब ये जानते हैं कि कोर्सिका इटालियन से फ्रेंच कैसे हो गया। बात 1769 की है। तब फ्रांस ने कोर्सिका पे अटैक किया था। उसी साल नेपोलियन का भी जन्म हुआ था। नेपोलियन के पापा कोर्सिका में पॉलिटिशियन थे। फ्रेंच आर्मी बहुत ही ताकतवर थी और उसके सामने कोर्सिका टिक नहीं सकता था, और इसे कुछ कोर्सिकन पॉलिटिशियंस समझ चुके थे। इन्हीं में से एक थे नेपोलियन के पापा कार्लो बोनापार्टे। उन्होंने पाला बदल के फ्रेंच की साइड होने में ही अपनी भलाई देखी। आखिरकार कोर्सिका अपनी किस्मत और दल बदलू नेताओं की मेहरबानी के कारण हार जाता है, और इस तरह कोर्सिका, जो अब तक इटालियन टेरिटरी थी, फ्रांस में मिल जाती है। और इसके कुछ दिनों के बाद कार्लो बोनापार्टे अपने परिवार के साथ कोर्सिका को छोड़ फ्रेंच मेनलैंड पे चले जाते हैं। बाद में कार्लो बोनापार्टे यानी नेपोलियन के पापा को फ्रांस के राजा के दरबार में शामिल होने का मौका मिलता है। उनको यहाँ माइनर नोबेल का दर्जा दिया जाता है। नोबेल यानी सामंत व्यक्ति। इन माइनर नोबेल्स के पास प्रॉपर नोबेल जितनी ताकत और पहुंच तो नहीं होती थी, पर इनके पास भी बहुत से ऐसे प्रिविलेजेस थे जिनके बारे में आम फ्रेंचमैन सिर्फ सपने में सोच सकते थे। अपने इन्हीं प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करके पापा ने बेटे नेपोलियन को फ्रांस की मिलिट्री एकेडमी में दाखिला दिलाया, जिसमें नोबेल्स को छोड़ आम फ्रेंचमैन के बच्चे भी नहीं जा सकते थे। नेपोलियन लेकिन अपने इस माइनर नोबेल वाले पोजीशन से कभी खुश नहीं था, क्योंकि वो एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे फेम और रिकॉग्निशन की चाहत थी। शुक्र है उस जमाने में इंस्टा रील्स और टिकटॉक नहीं होते थे, नहीं तो नेपोलियन आज कुछ और ही होता। उसे मिलिट्री कॉलेज जाने से पहले तक फ्रेंच भाषा अच्छे से नहीं आती थी, क्योंकि वे घर पे कोर्सिकन बोला करता था, जो इटालियन भाषा की एक बोली है, जैसे अवधी हिंदी की बोली है। नेपोलियन का फ्रेंच एक्सेंट मेरे इंग्लिश की तरह बहुत खराब था। फ्रेंच बोलने के लिए लोग उसे चिढ़ाते थे, इसलिए उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। 1785 में वे मिलिट्री कॉलेज से पास आउट होता है और आर्टिलरी ऑफिसर के तौर पे फ्रांस की मिलिट्री को ज्वाइन करता है। 1769 में फ्रांस की राजशाही का बुरा वक्त शुरू होता है। राजा की मनमानी से परेशान जनता उसकी क्लास लेने के लिए सड़क पे उतर जाती है। इतिहास में इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। रेवोल्यूशन और नेपोलियन की किस्मत जैसे जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे रेवोल्यूशन अपनी रफ्तार पकड़ती है, वैसे वैसे नेपोलियन की किस्मत भी बदलती है। उसके जीवन में पहला बड़ा मौका तब आता है जब 1793 में फ्रांस में
राजशाही को समाप्त करके उसे एक रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है। इस बात से नाराज राजा के कुछ नजदीकी समर्थक टूलो नाम के तटीय शहर पर कब्जा कर लेते हैं। इनको ब्रिटिशर्स का भी सपोर्ट मिल रहा था। यह बंदरगाह फ्रांस के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्व रखता था। टूलोन को वापस पाने के लिए फ्रांस की रिपब्लिकन गवर्नमेंट सेना की एक टुकड़ी भेजती है। युवा नेपोलियन भी इस टुकड़ी का हिस्सा था। इस समय तक वे सेना का बस एक मामूली सा ऑफिसर भर था जिसे कोई जानता नहीं था। वह एक आर्टिलरी ऑफिसर यानी तोप दस्ते का नेतृत्व कर रहा था। फ्रेंच आर्मी दुश्मन से लगातार हार ही रही थी। उसके जीतने का कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा था। फ्रांस की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार थे उसके नाकाबिल जनरल्स। नेपोलियन जंग के हालात को बड़ी ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वे अपना आइडिया लेकर अपने जनरल के पास जाते हैं, पर वे नेपोलियन की बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि शायद उसके मन में यह रहा हो कि यह कल का छोरा मुझे क्या सिखाए। लेकिन नेपोलियन अपना प्रयास जारी रखता है। जब कुछ दिनों के बाद किन्हीं कारणों से पुराने जनरल की जगह एक नया जनरल आता है तो नेपोलियन फिर से कोशिश करता है, और इस बार का जनरल समझदार था। उसे नेपोलियन की बात में कुछ दम नजर आया और वे नेपोलियन के इस आइडिया को हरी झंडी दे देता है। लकीली नेपोलियन की यह स्ट्रेटेजी काम कर जाती है और युवा नेपोलियन जिंदगी में पहली बार प्रसिद्धि यानी फेम का स्वाद चखता है। नेपोलियन की स्ट्रेटेजी बड़ी ही सिंपल थी। दुश्मन को ब्रिटिश नेवी से सपोर्ट मिल रहा था जो समंदर के अंदर अपने शिप से अटैक कर रहे थे। फ्रांस की सेना ऊपर ऊंचाई पे थी। नेपोलियन ने सलाह दिया कि सभी ऊंची जगहों पर सैनिकों को तैनात कर दिया जाए और फिर वहीं से नीचे समंदर में मौजूद ब्रिटिश नेवी पे अटैक किया जाए। ब्रिटिश नेवी को पीछे हटना पड़ता है और फ्रेंच मिलिट्री जीत जाती है। अपनी इस सूझबूझ और बहादुरी के लिए नेपोलियन को इनाम मिलता है और उसे प्रमोट करके ब्रिगेडियर जनरल बना दिया जाता है। नेपोलियन को राइज होने का अगला मौका 1795 में मिलता है। वे किस्मत से पेरिस में मौजूद था और वहां गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। इस प्रदर्शन को शांत करने का जिम्मा गवर्नमेंट नेपोलियन को देती है, क्योंकि वे अब ब्रिगेडियर जनरल था। नेपोलियन ने पेरिस की सड़कों पर पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया। उसने बड़ी ही बेरहमी से प्रदर्शनकारियों पर तोपों से फायर करने का हुक्म दिया और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। नेपोलियन बाद में अपने भाई को लिखे एक खत में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखता है कि मैंने आज अपने कई दुश्मनों को मारा और मुझे इसमें बहुत मजा आया। इससे पता चलता है कि नेपोलियन कितना क्रूर था। उसे खून खराबे में मजा आता था। नेपोलियन इन प्रोटेस्ट को कुचलने में कामयाब रहता है और पेरिस की सड़कों पे सन्नाटा छा जाता है। नेपोलियन के इस काम से सरकार बेहद खुश होती है और उसे प्रमोट करके फुल जनरल बना दिया जाता है और उसे फ्रांस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मा दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? नेपोलियन को लव होता है। किससे? जोसेफिन से। ये एक हाई रैंकिंग नोवेल की वीडियो थी। जब नेपोलियन ने जोसेफिन को पहली बार देखा तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। वे जोसेफिन को अप्रोच करता है। शुरुआत में जोसेफिन उसे लाइक नहीं करती है और मना कर देती है, पर नेपोलियन कहाँ एक ही बार में हार मान लेने वालों में से था। वे अपनी कोशिश जारी रखता है और अंत में जोसेफिन नेपोलियन से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। 1796 में नेपोलियन को नॉर्थ इटली में फ्रेंच मिलिट्री का कमांडर बनाया जाता है। नॉर्थ इटली में फ्रांस ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ रहा था। किस्मत से यहाँ भी नेपोलियन अपनी बहादुरी और सूझबूझ के कारण ऑस्ट्रिया के खिलाफ जीतने में कामयाब रहता है। ये जीत स्वयं फ्रांस के लिए भी एक सरप्राइज थी, क्योंकि उस समय खुद फ्रांस की सीमाओं के अंदर ही चीजें गड़बड़ चल रही थी। वहां राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का माहौल था। ऐसी कठिन स्थिति में भी ऑस्ट्रिया जैसे एक मजबूत दुश्मन को हराने में नेपोलियन कामयाब हुआ। ये फ्रांस के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस कामयाबी के बाद नेपोलियन फ्रांस में एक हीरो बन जाता है। अब तक नेपोलियन ने कभी हार नहीं चखा था। उसने जहां भी हाथ डाला उसे जीत ही मिली। वे खुद की तुलना अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान से करने लगा था। वे भी सिकंदर की ही तरह इजिप्ट को जीतना चाहता था।
1798 में नेपोलियन इजिप्ट के लिए निकलता है। इस समय इजिप्ट ओटोमन एम्पायर के अंदर था, पर इसका वास्तविक कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथों में था। नेपोलियन का यह इजिप्शियन अभियान कुछ इतना खास सफल नहीं रहता है, मगर वे अपने साथ सोल्जर्स के अलावा साइंटिस्ट और दूसरे स्कॉलर्स को भी इजिप्ट लेकर गया था अपने इस अभियान में, जिन्होंने इस दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज किए। इन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी रोजेटा स्टोन की खोज, जिसके इस्तेमाल से बाद में प्राचीन मिस्र की लिखावट हीरोग्लिफ को डिसाइफर किया गया, यानी इसे समझा जा सका। नेपोलियन का यह सफर कुछ खास कामयाब नहीं रहा था, मगर उसने फ्रांस लौटकर इससे कुछ इस तरह से पेश किया कि जैसे कि वह बहुत सफल रहा। नेपोलियन 1799 में पेरिस वापस लौटता है। अब तक वे जनता में बहुत मशहूर हो चुका था, लोग उसे फ्रांस के हीरो के रूप में देखते थे। नेपोलियन सही वक्त का फायदा उठा लेने वालों में से था। उसका कहना था कि ओनली अ फूल कैन इग्नोर इट्स डेस्टिनी, मतलब अगर नियति किसी को कोई मौका देती है तो एक बेवकूफ ये होगा जो उस मौके को नजरअंदाज करे। नेपोलियन अपनी इस पॉपुलैरिटी और पब्लिक सपोर्ट का फायदा उठा के गवर्नमेंट के खिलाफ कू यानी तख्ता पलट कर देता है और फ्रांस की गवर्नमेंट उसके कंट्रोल में आ जाती है। अब वे पूरे फ्रांस का लीडर बन जाता है। मगर इतने से ही नेपोलियन जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति का कहाँ पेट भरने वाला था। 1804 में वे फ्रेंच रिपब्लिक को भंग करके फ्रांस को एक एम्पायर बना देता है और खुद को उस एम्पायर का एम्परर घोषित कर देता है। इस तरह से एक आम आदमी नेपोलियन, जो न राज परिवार से था और न ही फ्रेंच था, अपनी किस्मत की नौका पे सवार होकर अपनी काबिलियत के दम पे सम्राट बन जाता है। आपको क्या लगता है, नेपोलियन की कामयाबियों का क्या कारण रहा होगा? क्या बस उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, या उसमें उसकी काबिलियत का ज्यादा हाथ रहा होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे इंफॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए एनडीजी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।